नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वीपीओ से संबंधित कुछ शॉर्ट नोट्स को देखेंगे। एक रिवीजन क्लास होने वाली है और आज के वीडियो में हम लोग पंचायत से संबंधित कुछ अधिनियम को देखेंगे और जो ग्राम पंचायत समितियां हैं उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 1947 में पंचायती राज को लेकर एक अधिनियम की स्थापना होती है, जिसपे 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और इस हस्ताक्षर के साथ जो है यह अधिनियम अस्तित्व में आता है। और इस अधिनियम के आधार पर जो है 15 अगस्त 1949 को प्रथम पंचायत की स्थापना होती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम में मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया था। समझ रहे हैं? देखिए, ये जो पंचायतों का उद्विकास हो रहा है, इस क्रम में सबसे पहले ग्राम पंचायतों की बात हुई थी। तो इसलिए इस अधिनियम में सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत की बात की गई है। क्षेत्र पंचायत या फिर जिला पंचायत, ये जो पंचायतें हैं इनका विकास आगे के चरणों में होगा। तो क्रम वाइज देखते चलेंगे हम लोग। देखिए, ये सिर्फ था ग्राम पंचायत से संबंधित अधिनियम, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1950 के दशक में नगरों का भी भारत में अच्छा खासा विकास होने लगा था और नगरों में भी जो पंचायती व्यवस्था है उसका भी विकास हो, इस बात के लिए जो है प्रयास शुरू हो गए थे। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत संबंधी जो अधिनियम है वो 1959 में बनता है। और हम लोग जानते हैं कि 1959 में एक घटना और घटती है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय, ध्यान दीजिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उदय होता है। लेकिन अभी जो यूपी में जो पंचायतें हैं वो सिर्फ ग्राम पंचायत स्तर पे ही अस्तित्व में है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी उसकी सिफारिशों को लागू किया जाए, अर्थात क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों को भी अस्तित्व में लाया जाए, इसके लिए एक अधिनियम बनाया जाता है 1961 में। 1961 में अब क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायतें हैं वो भी त्रिस्तरीय हो गई ग्राम स्तर पे, जिसके लिए 1947 का अधिनियम है। क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, जिसके लिए अधिनियम 1961 बन गया। ठीक है। अब 1961 से जो आगे की जो पंचायतें होंगी यूपी में वो त्रिस्तरीय हो गई हैं। लेकिन अभी देखिए, जो पंचायतें हैं वो गैर संवैधानिक है, मतलब संविधानेतर है। गैर संवैधानिक गलत शब्द होगा, संविधानेतर है, मतलब संविधान से इतर उनका जो गठन किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि 1985 में 86 में लक्ष्मण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पे, 1988 में बने थुंगन समिति के रिपोर्ट के आधार पे पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की बात कही गई थी। इसी को लेकर 73वां संविधान संशोधन लाया जाता है 1992 में, और जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक आधार प्रदान किया जाता है। तो जो 73वां संविधान संशोधन है उसके बारे में हम 2-4 फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो अधिनियम था ये लोकसभा में पारित हुआ था 22 दिसंबर 1991 को और राज्यसभा में पारित हुआ था 23 दिसंबर 1992 को। इस अधिनियम पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं 20 अप्रैल 1993 को और यह अधिनियम प्रभावी कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को। देखिए, 24 अप्रैल 1993 को जिस दिन ये अधिनियम प्रभावी होता है उस दिन को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं, अर्थात 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी अधिनियम में हम लोग जानते हैं कि 3 भाग है। भाग 9 जिसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया है, भाग 9 का में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है, भाग 9 खा में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया। ये सहकारी समितियों का जो उल्लेख है इसको 97वां जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से जोड़ा गया। पंचायतों में जो अनुच्छेद है वो 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। नगर पालिका में 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। बाद में सहकारी समितियों को भी जोड़ा गया, जिसका उल्लेख हमको 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक मिलता है। देखिए, ये जो भाग है और ये जो अनुच्छेद है ये परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे भी हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। आगे चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन
लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था चली आ रही थी, त्रिस्तरीय तो हो गई थी, लेकिन अब संवैधानिक दर्जा भी मिल गया था। लेकिन इसके बावजूद भी उन जो हमारे पास 1947 का और 1961 का जो अधिनियम था, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये जो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, इसमें ये बात का उल्लेख किया गया था कि जो पंचायतें हैं, उन पंचायतों के चुनाव के लिए, निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को लागू करने के लिए पंचायतों संबंधी जो अधिनियम थे, अभी तक जो अधिनियम थे, उनमें संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1994 लाया गया, जो लागू कब होता है, 22 अप्रैल 1994 को। ठीक, इसके बाद ये जो अधिनियम लाया गया था, ये मुख्य रूप से क्यों लाया गया था, राज्य निर्वाचन आयोग बनाने के लिए और राज्य वित्त आयोग बनाने के लिए। ठीक है, तो इस अधिनियम के माध्यम से ही जो है उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। किस तारीख को किया जाता है, 23 अप्रैल 1994 को। ये सारी डेट आपको याद रखना है। अब देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है 1994 में बन जाता है और इसके बाद प्रथम जो चुनाव होते हैं वो 1995 में होते हैं। यूपी में जो प्रथम चुनाव होते हैं राज्य वित्त आयोग के द्वारा, चुनाव तो बहुत पहले से ही हो रहे हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो चुनाव हो रहे हैं वो प्रथम बार हो रहे हैं 1995 में। ठीक है, इस क्रम को आप ध्यान दीजिएगा। ये जो विकास हो रहा पंचायतों का, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 अधिनियम हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्राम पंचायत समिति पे। देखिए, एक रिवीजन क्लास है, इसमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन कराया जा रहा है। क्यों रिवीजन? पंचायत समिति जो नियमावली है, मतलब पंचायत समिति किस आधार पे, के नियमों के तहत गठित की जाएगी, इसके लिए एक नियमावली बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2002 में। तो परीक्षा में से पूछ लेगा, ग्राम पंचायत नियमावली अधिनियम, ग्राम पंचायत समिति जो अधिनियम है, नियमावली जो है वो कब अस्तित्व में आई थी? तो 2002 में आई थी। देखिए, ग्राम स्तर पे जो है 6 प्रकार की समितियां होती हैं और जो प्रत्येक समिति की संरचना है वो लगभग क्या मतलब सेम है। कैसे सेम है? उसमें देखिए, एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे। इन 6 सदस्यों में से 3 सदस्य जो है आरक्षित होंगे। किसके लिए? एक SC ST के लिए, एक OBC के लिए और एक जो है महिला के लिए। ठीक है, और 3 सदस्य जो होंगे वो आपके अनारक्षित होंगे। एक आपका अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे। ये जो है एक समिति की संरचना होगी। अब देखिए, जो समितियां बनी है, 6 समितियां बनी है, इन 6 समिति में से 3 समितियां ऐसी होंगी जिनका अध्यक्ष जो होगा वो प्रधान होगा, ग्राम प्रधान होगा, और 3 समितियां ऐसी होंगी जिनका अध्यक्ष जो है पंचायत का कोई सदस्य होगा। ऐसी समितियां जिनका अध्यक्ष प्रधान होगा वो समितियां हैं नियोजन समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति। और ऐसी समितियां जिनका अध्यक्ष पंचायत सदस्य होगा वो निर्माण समिति होगी, स्वास्थ्य समिति होगी, जल प्रबंधन समिति होगी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, जो प्रत्येक समिति का सचिव होगा वो ग्राम सचिव ही होगा। जो ग्राम सचिव होगा वो प्रत्येक समिति के लिए जो सहायता जो प्रदान की जाएगी उसका काम जो है ग्राम सचिव करेगा। प्रत्येक समिति माह में एक बार बैठक अवश्य करती है। इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो समितियां हैं माह में एक बार बैठक अवश्य करेंगी और जो समितियां होंगी वो अपनी रिपोर्ट जो है ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यानी जो समिति होती है वो अपना जो कामकाज करने के बाद जो रिपोर्ट बनाएगी उसको ग्राम पंचायत के सामने प्रस्तुत करेगी। एक चीज़ और देख लीजिए, ये वाला पॉइंट देख लीजिए कि प्रत्येक समिति में 7 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। ये जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं इनका जो विशेष काम होता है, ये क्या काम ये होता है कि जो पंचायतें, जो समितियां जो काम करती हैं उसमें सहायता प्रदान करना, सलाह देना। ये जो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं थोड़ा सा अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, तो वो अपनी विशेषज्ञता का जो है लाभ जो है समितियों को दे सके, इसके लिए उनको आमंत्रित किया जाता है। लेकिन इनकी एक खासियत ये होती है कि ये समिति की बैठक में भाग तो ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। देखिए, समितियां जो होती है, जो पंचायत समितियां होती हैं, जब वो अपना काम करती हैं
तो उनमें मतभेद भी होना स्वाभाविक है। तो मतभेद की स्थिति में होता क्या है कि मतदान किया जाता है बहुमत के आधार पर। जैसे एक उदाहरण समझते हैं, जैसे स्वास्थ्य समिति है या शिक्षा समिति है, कोई काम कर रही है, उस काम पे जो है मतभेद हो गया, सातों सदस्यों में कोई मतभेद हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि 7 सदस्य होते हैं, तो 4 सदस्य अगर किसी बात पे अपना पक्ष रखते हैं और 3 सदस्य किसी अपने बात पे पक्ष रखते हैं, तो 4 सदस्य वाले जो बात होगी उसके आधार पे जो है कार्य होगा, यानी यहाँ पर बहुमत के आधार पे काम होगा। तो ये जो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, ये समितियों में जो है मतदान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ भाग ले सकते हैं। इस बात का जो है यहाँ उल्लेख किया गया। अब लोग चलते हैं हम लोग समिति के कार्य सॉरी नियोजन समिति। नियोजन समिति नाम से स्पष्ट है कि योजना बनाती है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का संचालन करती है, लाभार्थियों का चयन करती है। लाभार्थियों का चयन का मतलब यह है कि जो गांव में जो पेंशन के लाभार्थी है उनका चयन करना, आवास जो योजनाएं होती हैं उनका चयन, उनके लाभार्थियों का चयन करना, शौचालय इत्यादि के लिए जो लाभार्थी होते हैं उनका चयन जो है इसमें शामिल होता है। शिक्षा समिति, शिक्षा समिति में जो है शिक्षा की गुणवत्ता की जांच की जाती है, छात्रवृत्ति की जांच की जाती है, आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था जो है ये समिति करती है। साथ ही साथ शिक्षक एवं विद्यार्थी की जो उपस्थिति है वो भी सुनिश्चित करती है। जिसे हम लोग जानते हैं ग्राम सभा पे एक पंचायत एक प्राइमरी होती है, उस प्राइमरी में शिक्षक की उपस्थिति देखना, बच्चों की उपस्थिति देखना, ये सब जो है शिक्षा समिति का कार्य होता है। साथ ही शिक्षा संबंधी किसी भी समस्या का जो बीएसए है उसके सामने जो है शिकायत करना। मान लीजिए शिक्षा में कोई समस्या आती है तो जो बीएसए होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, उससे जाके शिकायत करना, ये भी जो है इस समिति का कार्य होता है। तीसरी समिति हमारी प्रशासनिक समिति। प्रशासनिक समिति का मुख्य काम है, देखिए, राशन की दुकान की निगरानी करना, जो राशन बांटा जाता है उसकी निगरानी करना, पंचायत कर्मचारियों की निगरानी करना। पंचायत कर्मचारी मतलब हम लोग जानते हैं ग्राम पंचायत में बहुत सारे कर्मचारी भी होते हैं, तो उनकी कर्मचारियों की निगरानी करना, उनकी उपस्थिति इत्यादि देखना। शांति व्यवस्था बनाए रखना, हाट बाजार व मेलों पर कर लगाना, ये समिति का प्रमुख कार्य होता है। निर्माण कार्य समिति निर्माण कार्यों की देखरेख करती है, देखरेख करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत करती है जिसके आधार पर भुगतान होता है। ठीक है, तो निर्माण कार्य समिति ये कार्य करती है। 5वीं समिति हम लोग की स्वास्थ्य समिति। स्वास्थ्य समिति क्या करती है कि ग्राम स्तर पे गाँव में जो बच्चे और माताएं होती हैं उनके टीकाकरण की व्यवस्था करती है, पुष्टाहार पर नज़र रखती है, जो पुष्टाहार आता है बच्चों और महिलाओं के लिए उस पर नज़र रखती है, देखती है कि सभी महिलाओं बच्चों को जो पुष्टाहार आ रहा है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ गांव में जो है साफ सफाई पर नजर रखती है, महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं को लागू करवाती है, गांव में बीमारियों की जानकारी रखती है, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर होते हैं वहाँ दवाइयों की व्यवस्था करती है। ये इस समिति का मुख्य काम है। जल प्रबंधन समिति शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करती है, हैंडपंप का रखरखाव करती है, लघु सिंचाई की व्यवस्था करती है, जल स्रोतों की सूची तैयार करती है और जल समस्याओं का नियोजन करती है और बेहतर जल प्रबंधन हेतु जो पंचायतें होती हैं उनको सुझाव भी देती है समिति। इस समिति का प्रमुख रूप से ये कार्य है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पंचायत समितियों को देखा और साथ ही साथ 3 प्रमुख अधिनियमों के बारे में भी जाना। तो ये एक रिवीजन क्लास थी, एक शॉर्ट क्लास थी, शॉर्ट वीडियो था।